नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से परिवार त्रयंबक सचिन सर में करंट अफेयर की क्लास। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि करंट अफेयर की क्लास में कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। यानी यह क्लास 3 चरणों वाली है। 3 चरणों वाली यानी पहले चर्चित भारत के या वैश्विक व्यक्तित्व, उसके बाद क्वेश्चन आंसर और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से मिलाकर के करंट अफेयर को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। और एक जगह इकट्ठा करने के बाद जब गागर में सागर भरी जाएगी तो यहां से कुछ बाहर जाने की संभावना है? कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, लाइक शेयर करते रहें। जितना ज्यादा लाइक शेयर करेंगे और ज्यादा लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें आपकी। आइए, यह कौन है? इनका नाम चर्चा में रहा, खूब चर्चा में रहा। कारण क्या है? क्योंकि कोविड-19, आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव रहा। कोविड-19 के प्रभाव की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कोविड-19 की जांच कैसी जांच? मानवाधिकार की जांच। भाई, लोगों के कौन कौन से अधिकार प्रभावित हुए थे, इसकी जांच के लिए कोविड-19 के दौरान कमेटी का गठन हुआ था। जल्दी से बताइए कौन, अगर पहचानते हो तो। अगर नहीं पहचानते हो तो कोई बात नहीं। इनका नाम है डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर के.एस. रेड्डी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि डॉक्टर के.एस. रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस कमेटी से है? या तो यूं पूछा जाएगा कि कोविड-19 के दौर में हमारे सामाजिक और आर्थिक और मानवाधिकार पर होने वाले दुष्प्रभाव की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो डॉक्टर के.एस. रेड्डी समिति का गठन किया गया था। यानी यह आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, अगर आप पहचानिए कौन सा, देखिएगा यह कौन सी एक महिला मुस्कुराती हुई, चेहरे पे चमक है, फेयर एंड लवली वाली। तो बताना है आपको यह कौन है। जल्दी से पहचानिए, तब तक मैं इनके बारे में कुछ बताता हूं। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग, समझिएगा, अमेरिका की एक पत्रिका है। अमेरिका की एक पत्रिका है। अमेरिका की एक पत्रिका है। इस पत्रिका का नाम क्या है? टाइम। नाम सुने हैं? टाइम नाम की पत्रिका है, जो कि अपने कवर पेज पर कुछ लोगों का नाम देती रहती है। और इसने सन 1927 से एक नियम बनाया जिसमें इसने एक पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसका नाम था पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर नाम का पुरस्कार कौन देता है? टाइम्स नामक पत्रिका के द्वारा 1927 में घोषणा किया गया। यह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण काम किया हो, किसी भी देश से हो। वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। सबसे युवा ग्रेटा थनबर्ग, मात्र 16 वर्ष, दिख भी रहा होगा, मात्र 16 वर्ष की आयु में ग्रेटा थनबर्ग ने क्या किया? पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। और इन्हें युवा पर्यावरणविद भी कहा जाता है। पर्यावरणविद कहा गया। जलवायु परिवर्तन के बारे में और पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में
जानने और समझने वाली और लोगों को जागरूक करने वाली ग्रेटा थनबर्ग सबसे युवा पर्यावरणविद हैं। समझ में आया? जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। युवा थनबर्ग को पावर ऑफ यूथ कहा जाता है इनको, और क्या कहा जाएगा? पावर ऑफ यूथ। समझिएगा, युवाओं के लिए की सोच को इन्होंने बदला। ऐसे लोगों को सलाम, और आप भी कुछ ऐसा काम करें ताकि आप भी पावर ऑफ यूथ के नाम से जाने जाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हो गया होगा। लिखते रहिए साथ साथ में। यह कौन है? इनका नाम है अली खान। कौन है यह? अली खान है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि आईपीएल में चर्चा में इसलिए हो रहा क्योंकि आईपीएल में आईपीएल कहां हो रहा है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में जो आईपीएल हो रहा है, इस समय भाग लेने वाला, आईपीएल में भाग लेने वाला पहला अमेरिकी खिलाड़ी है। पहला अमेरिकी खिलाड़ी। अमेरिका इन सब चीजों में अपना टाइम नहीं लगाता था, परंतु पहला अमेरिकी खिलाड़ी यह अली खान है। यह बांग्लादेश और पाकिस्तान के लीग में खेल चुका है। प्रीमियर लीग बांग्लादेश व पाकिस्तान के प्रीमियम लीग में यह खेल चुका है। और इस बार यह भारत में भी आया। यानी भारत में जो यूएई में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल चल रहा है, उसमें कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ खेल रहा है। आपको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर के मालिक कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान। और यह शाहरुख खान की विशेषता एक भी मैच छोड़ता नहीं है। जितने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच होते हैं, सारे काम को छोड़ करके उन मैचों को देखा करता है। भाई मालिक है इस पार्टी के का मुखिया, गार्जियन है। हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप। अली खान आईपीएल में इस बार अमेरिका का पहला खिलाड़ी जो भाग ले रहा है। इस बार आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की लीग में यह खेल चुका है और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेल रहा है, जिसके मालिक शाहरुख खान है। आइए अगला देखते हैं। यह है आपके अमिताभ बच्चन। इनके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या जानते हैं आप? कई क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, यही खिलवाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन साहब चर्चा में भी खूब रहे, जानते हैं आप, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार सन 2018 से नवाजा भी गया इन्हें, इसलिए खासा चर्चा में रहे। और इसके साथ साथ और कहां क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि कोविड पॉजिटिव थे। कोविड-19 पॉजिटिव, हालांकि जल्दी ठीक हो गए। कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भी यह खूब चर्चा में रहे। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर, किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं बताइए? तो अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है किसके? पोलियो के। पोलियो रोग को दूर करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने कहा ना 2 बूंद जिंदगी की। किसने कहा 2 बूंद जिंदगी की? इन्होंने कहा 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं।
और इसके साथ साथ गुजरात पर्यटन के भी यही है, गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। नंबर 1 यह हो गए, नंबर 2 यह हो गए, नंबर 3 कोविड-19 के भी ब्रांड एम्बेसडर यही है, कोविड-19 के भी यही है। देखिए जैसे कॉल ट्यून बजता होगा तो उस पर क्या बताता है कि कोरोना की दवाई नहीं है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी। कोविड-19 के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। यानी कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई जिसके यह अम्बेसडर के रूप में निकल कर सामने आए और लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इनकी पहली मूवी का नाम कई बार आ चुका है, पहली मूवी इनकी कौन सी थी? सात हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी, इनकी पहली मूवी का नाम सात हिंदुस्तानी था। आर्ट एंड कल्चर में मूवी वाला चैप्टर है, उस मूवी वाले चैप्टर से मैं आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे मदर ऑफ इंडिया, पाथरे पांचाली, राजा हरिश्चंद्र, सात हिंदुस्तानी, जंजीर, इन मूवियों से भी प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं उस क्लास में देखा जाएगा। अभी अमिताभ बच्चन के बारे में इतनी जानकारियां हैं जो कि लगातार चर्चा में बने रहने के कारण है, तो आराम से आप इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया होगा। आइए अगला देखते हैं आपका। इनके बारे में तो जानते ही हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति, इनका नाम है केशवानंद भारती। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। केशवानंद भारती, यही है केशवानंद भारती। कहां मृत्यु हुई? केरल में। केरल में संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत इन्हीं के केशवानंद भारती सन 1973 का एक मैटर आया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, केशवानंद केरल में हुआ था। ये क्या था? यह केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, यह था 1973 का सबसे बड़ा मुद्दा। और इसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत, यह क्वेश्चन आया था आपके पीसीएस में। इस बार पीसीएस सन 2020 में एकदम सेम यही क्वेश्चन आया था और आंसर तो आप मिल ही गया होगा। केशवानंद भारती बाद में हुआ क्या था कि केरल सरकार ने, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जितनी भी सरकारी जमीनी थी उनका अधिग्रहण किया जा रहा था। और केरल सरकार ने, यहाँ का एक मठ था केरल का, केशवानंद भारती उसके प्रमुख हुआ करते थे, उस मठ पे कब्जा करने का प्रयास किया। तो केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका का आधार था, एक याचिका दायर की और इस याचिका का आधार था आर्टिकल 26। कई बार पूछ चुका है कि केशवानंद भारती वाद में किस आर्टिकल को आधार बनाया गया, तो आर्टिकल 26 था। आर्टिकल 25 से 26 मूल अधिकार है, जानते हैं आप। मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 26। और आर्टिकल 26 में कहा गया है कि यदि आप किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भौतिक संपत्ति, चल और अचल संपत्ति रख सकते हैं। किसी भी धर्म के प्रचार विस्तार के लिए आप भौतिक संपत्ति रख सकते हैं, यह आर्टिकल 26 के अनुसार है। और इसी आर्टिकल 26 के अनुसार इन्होंने एक केस दायर कर दिया। सबसे लंबे समय तक चला था, यानी 68 दिनों तक यह मैटर चला था। और 68 दिनों में यह सबसे बड़ी खंडपीठ, यानी 13 पीठें, जजों की खंडपीठ थी, 13 जजों की खंडपीठ थी। और 7:6 के अनुपात में केशवानंद भारती के पक्ष में मैटर गया। केशवानंद भारती के पक्ष में मैटर गया। यह कहा गया कि केशवानंद भारती का जो मठ है केरल का, उससे अधिग्रहित नहीं किया जा सकता, यानी जीत गए केस। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार से कोई कानून परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो ऐसे कानून को नहीं माना जाएगा।
इसीलिए इसे कहते हैं कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो सन पीसीआर सन 2020 में आया था, याद हो गया होगा, यानी केशवन भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 का केस सबसे फेमस है। और यह संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भी बताता है। इन्होंने याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 26 के अनुसार दायर की थी, 68 दिन तक सबसे लंबा मुकदमा चला था। सबसे बड़ी जजों की खंडपीठ 13 बनी थी और 7:6 के अनुपात में इसका मैटर आया था, याद रखिएगा। सितंबर सन 2020 में भी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। 79 वर्ष के थे, यह कितने साल के थे? 79 वर्ष के थे और इनकी मृत्यु हो गई। यह कौन है जानते हैं आप? इनके बारे में बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं। हाथ में टेनिस है तो टेनिस सीधे सी बात है, टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी, यह टेनिस खिलाड़ी कहाँ के हैं? स्विस के, यानी स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की यह टेनिस खिलाड़ी हैं और सबसे धनी खिलाड़ी, धनी, सर्वाधिक धनी खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक धनी खिलाड़ी। हाँ, भारत का सबसे धनी खिलाड़ी कौन? विराट कोहली। और विश्व का सबसे धनी खिलाड़ी कौन? रोजर फेडरर। और यह पहले स्विट्जरलैंड के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जिंदा रहने पर सिक्का जारी किया गया है। इनके सम्मान में सिक्का जारी किया गया, सिक्का जारी। अभी तक स्विट्जरलैंड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके सम्मान में जिंदा रहते हुए सिक्का जारी हो, परंतु रोजर फेडरर के सम्मान में जारी किया गया। समझ में आया? रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी है, कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। सबसे धनी खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा अमीर यही है। और इसके बाद इसी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया। यह स्विट्जरलैंड का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसके सम्मान में जिंदा रहते हुए सिक्का जारी किया गया है, यानी यह इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं आप? हो गया। अगला देखिएगा, आइए कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं आपसे, कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि क्लास हमने बताया कि 3 चरणों में यह है, यानी कुछ व्यक्तित्व के बारे में, चर्चित व्यक्तित्व, चाहे वो भारत के हो चाहे विश्व के हो, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। किस लिए चर्चा में है इसलिए चर्चा किया जाएगा। और इसके बाद हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया है कि 7 जनवरी सन 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 जनवरी सन 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया। अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं, आप जानते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया। यह किस राजनीतिक व्यक्ति के जीवन इतिहास पर आधारित है? कर्म योद्धा अटल बिहारी वाजपेयी के, दीनदयाल उपाध्याय के, नरेंद्र मोदी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। ये 4 के 4 लोग बीजेपी से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और यह जो अपने तड़पार चचा ने क्या किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, यह विमोचन किया, यह नरेंद्र मोदी से संबंधित है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरल क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। क्या दिया है कि जनवरी सन 2020 में वैज्ञानिकों ने किस देश में स्थित द्वीपों से गाने वाले पक्षियों, सॉन्ग बर्ड्स की 5 प्रजातियों और 5 उप प्रजातियों की खोजे जाने की घोषणा की। हाँ, पक्षी भी गाते हैं, जैसे आप गाते हैं ना,
हर व्यक्ति यहाँ किसी के सामने गाए चाहे ना गाए, परंतु वह बाथरूम सिंगर जरूर होता है। हाँ, बाथरूम सिंगर होता है या हेयर सिंगर होता है, मतलब बाल झाड़ते समय एकदम भी गाते रहते हैं आप लोग ना, यानी कि ये पक्षी भी गाते हैं। हाँ, कि बहारों फूल बरसाओ, माँ हमारा डैश 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 आया है ना। ये पक्षी गाते हैं। कहां पे अभी खोज हुई है तो दिया है जापान में खोज हुई है, दक्षिण अफ्रीका में खोज हुई है, अमेरिका में खोज हुई है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जंगलों में ये पक्षी पाए गए हैं, प्रजातियां जो गाना गाती हैं। हाँ, एक बार आजा 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 आजा, हाँ ऐसे ऐसे गाना गाती हैं सब। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है। लगातार चर्चित क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। जनवरी सन 2020 में किस राज्य ने एलजीबीटी यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए पहली बार राज्य स्तरीय अदालत का आयोजन किया है? भाई इनके भी अधिकार है, पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर तीनों लोगों को बांटा गया है ना। तो अब ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सन 2015 की बात है। पहले इसमें आंसर बताए, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो अभी नहीं है। केरल सरकार क्योंकि सबसे शिक्षित केरल है और केरल ने सन 2015 में ही ट्रांसजेंडर कानून ला दिया था। ट्रांसजेंडर कानून सन 2015 में ही लाया गया था और इसके माध्यम से इनके अधिकारों की सुरक्षा की जा रही थी। अब इस बार केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर राज्य स्तरीय अदालत का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा भी की जाएगी। भाई मूल अधिकार उनका भी है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक जो मूल अधिकार, वास्तविक मूल अधिकार, वैसे तो मूल अधिकार 12 से 35 तक है, वास्तविक मूल अधिकार भी इनका भी होगा ना। हर व्यक्ति समान है जी। केरल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन लगातार चर्चा में रहते हैं। याद रहे कि करंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहां से आते हैं जहां से जैसे कुछ नया हुआ हो या कुछ समाप्त हुआ हो, कोई पद पे बना हो, कोई पद से हटा हो, तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमने करंट अफेयर की प्रकृति को पकड़ लिया कि कैसे करंट अफेयर की प्रकृति होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक यहां से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी आप लोग लाइक शेयर करते रहें। लाइक शेयर करना आपका कर्तव्य है जी, और यह कहना मेरा अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य में अंतर समझते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, जब पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा पॉलिटी तो वैसे 22-25 क्वेश्चन हर जगह आते हैं, खास करके बिहार पे पेपर थोड़ा सा नजदीक आ जाए, उसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, वह भी आ जाए। यूपीएसआई की वैकेंसी बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में नजदीक हो जाएगा, और नवंबर में आरओ आयोग वाला भी आ जाए। तो पॉलिटी एक साथ पढ़ाते हैं क्योंकि बार बार पढ़ाना पड़ेगा ना अलग अलग। तो पॉलिटी का एक साथ पूरी तरीके से, एनसीईआरटी का बैच अलग है, एनसीईआरटी का पॉलिटी का अलग पढ़ाऊंगा, और यह पॉलिटी जो किताब वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अलग पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी मतलब प्योर एनसीईआरटी। हाँ, उस एनसीईआरटी को खींचा ताना नहीं जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी में सब समेट के रख दिया जाएगा। और क्लास पॉलिटी में पढ़ाऊंगा आपको। दलहन कॉन्क्लेव सन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया, पुणे में किया गया, नागपुर में किया गया, लोनावाला में किया गया। यह चार के चारों शहर का नाम है। लोनावाला महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? लोनावाला महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में तो वह भी है, लोनावाला महाराष्ट्र में यह किया गया दलहन कॉन्क्लेव का गठन। इसका उद्देश्य क्या है? यह पहली बार सन 2012 में लागू हुआ था। सन 2012 से प्रारंभ, सन 2012
12 से प्रारंभ हुआ है, हर 2 साल के अंतराल पे होता है। यह 5वां है, यानी कि सन 2012, 14, 16, 18, 20 यह 5वां सम्मेलन है दलहन, 5वां दलहन सम्मेलन है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन देखिएगा। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा दलहन किस राज्य में उगाई जाती है, तो दलहन के लिए एमपी जाना जाता है ना, जानते हैं आप, एमपी दलहन के लिए जाना जाता है, आप जानते हैं। इसके बाद दलहन के बाद बात करें भारत में, तो भारत में कानपुर है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है, कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में है। और भारत में, क्योंकि भारत को शाकाहारियों का देश कहते हैं, भारत शाकाहारियों का देश है, और यह दलहन क्या है, दलहन आपके प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत है या दलहन का। आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पाया जाता है, सोयाबीन में, और सोयाबीन के बाद कहां पाया जाता है, फिर दलहन में पाया जाता है ना। और सबसे ज्यादा ऐसा प्रोटीन जो सबसे सस्ता यानी गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है, तो गरीबों का प्रोटीन आपको अंडा को कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। हाँ, तो सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा शाकाहारियों की संख्या भारत में है। जब भारत में शाकाहारियों की संख्या है, तो प्रोटीन का एकमात्र स्रोत बचता है कौन सा, दलहन। और दलहन के खाने से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत करता है, परंतु आयात करना पड़ता है। तिलहन का आय सबसे ज्यादा होता है, परंतु तिलहन का भी आयात करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, कि सारी चीजें बनानी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ इस दलहन कॉन्क्लेव में सिर्फ दलहन की बात नहीं की गई है, दलहन के साथ साथ तिलहन को भी बढ़ावा दिया जाने जाएगा, इसके भी इस पर भी चर्चा की गई। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं, उम्मीद है कि आज के बाद यह क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, हो गया होगा, हो गया हो तो जल्दी से बता दें, आगे आइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या दिया है कि हाल ही में ताजे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की गई है। कछुओं का पहला पुनर्वास केंद्र, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कछुओं का पुनर्वास केंद्र जहां पर प्रजनन क्षेत्र उनका होगा, जहां पर कछुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी, यह बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और लगातार भागलपुर, बिहार का भागलपुर में यह कछुआ पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। यानी कि यह आपके रहे 5 क्वेश्चन। हमने अभी आपको कुछ चेहरा पहचानो अभियान के अंतर्गत बताया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर की क्लास 3 चरणों में की जाएगी, और इसके बाद दूसरा चरण हमारा था क्वेश्चन आंसर का। अब तीसरा हम आपको कुछ नई चीजें यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दें। देखिए, चूंकि पेपर होने की वजह से आपकी शाम की क्लासेस 2 दिन के लिए बाधित है। एनसीईआरटी क्लास 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि एनसीईआरटी में जो लोग नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी इस एनसीईआरटी के बैच में जुड़ जाएं। बैच पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई भी देख सकता है। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि इतिहास में पहली बार पूरा एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी वो अभी निःशुल्क दिया जा रहा है। पीडीएफ के लिए मात्र 100 रुपया लिया जा रहा है, पीडीएफ के लिए, यह क्लास के लिए नहीं। हाँ, क्लास के लिए नहीं। बार बार कई लड़कों का फोन आया, सर की एनसीईआरटी की बैच की फीस 100 रुपया है। नहीं, 100 रुपया नहीं है, फ्री है, फ्री फ्री फ्री, सिर्फ पीडीएफ का है। तो कृपया करके या किसी से न कहें कि 100 रुपया में एनसीईआरटी। कई लोगों का मैसेज आया, कई लोग मार्केट में टीचर लॉबी बोल रही है कि सर 100 रुपया में आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ऐसा न करें, मार्केट खराब हो रहा है। भाई, मार्केट मेरा है, आपका है। हाँ, तो वह पीडीएफ चार्ज है या ना कहे किसी का,
किसी को भाई कष्ट ना हो, अपना अपना सब लोग चला रहे, चलाते रहे। मैं निःशुल्क चलाना चाहता हूं, इसलिए मैं निःशुल्क चलाऊंगा। ठीक है, आइए कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान एक खासा चर्चा में मुद्दा रहा, जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। समझिएगा कि यह गंदगी भारत छोड़ो अभियान है क्या। तो किस राज्य ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी मामा जी ने। मामा जी पूरे भारत के मामा हैं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को गच्चा देकर के यह बन गए मुख्यमंत्री। कैसे बने जानते हैं आप? सिंधिया साहब ने कमलनाथ के पीठ में ले लिया। तो एमपी के शिवराज सिंह चौहान जिन्हें गंदगी भारत छोड़ो अभियान का प्रारंभ किया। ये इसका संबंध किससे है? वही स्वच्छ भारत अभियान से। स्वच्छ भारत अभियान से इसका संबंध है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आप पहले कचरे का निपटान करेंगे। क्या करेंगे? कचरे का निपटान। कचरे का निपटान करेंगे आप। या कचरे का निपटान कैसे होगा? तो आपने इलाहाबाद में अगर रहे होंगे या फिर प्रयागराज के बारे में, यूपी के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि हरी भरी एक योजना चलाई गई थी। हरी भरी में क्या होता था कि एक बड़ी सी गाड़ी आती थी, उसमें एक व्यक्ति रहता था, उसमें एक बड़ा 2 डिब्बे बने होते थे। एक में लिखा रहता था सूखा कचरा, एक में लिखा रहता था गीला कचरा ने, और दोनों में सूखा और गीला कचरा डाला जाता था। उसी आधार पर यह भी बनेगा, कचरे का निपटान होगा। कैसे होगा? एक तरफ होगा सूखा कचरा। सूखा कचरा, सूखा कचरा जो होगा जैसे प्लास्टिक से संबंधित उत्पाद, इसमें क्या होगा? प्लास्टिक संबंधित उत्पाद। यह जो प्लास्टिक संबंधित उत्पाद होंगे ये सूखा कचरा में होगा। इससे कहेंगे रिसाइकल करना ना, रिसाइकल है ना। रिसाइकल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा और रीयूज किया जाएगा, है ना। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट दिया गया कि रिसाइकल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद रीयूज किया जाएगा, यानी उसका यानी दोबारा इसका प्रयोग किया जाएगा सूखा कचरा में, जो प्लास्टिक संबंधित उत्पाद होंगे। अब यह जो गीला कचरा होगा इसके लिए क्या करेंगे? गीला कचरा में जैसे घरेलू अपशिष्ट आ जाएंगे ना। गीला कचरा में क्या आएगा? घरेलू अपशिष्ट। यह आ जाएगा आपका गीला कचरा में, घरेलू अपशिष्ट। और यह घरेलू अपशिष्ट में होगा क्या? जैसे आलू के छिलके हुए, यानी सब्जी के छिलके उलके, तो क्या किया जाएगा? इस घरेलू कचरे को संयंत्र में डाला जाएगा, संयंत्र में डाला जाएगा और यहां से बनाई जाएगी जैविक खाद। क्या बनाई जाएगी? जैविक खाद बनाई जाएगी। जैविक खाद मतलब समझते हैं? हाँ, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार ने गोबर-धन योजना का प्रारंभ किया। मैंने बताया था आपको, गोबर-धन योजना भूपेश बघेल साहब ने छत्तीसगढ़ में शुरू किया। छत्तीसगढ़ में शुरू किया और इस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब ने क्या किया कि 2 रुपया किलो गोबर लेना शुरू किया। गोबर देना नहीं बे, गोबर लेना शुरू किया। गोबर लेना 2 रुपया किलो शुरू किया, जिससे किसानों को गोबर का पैसा मिल सके। और उस गोबर को लेकर के ये जैविक खाद बनाएंगे और जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर बनाने के बाद इसे बेचा जाएगा 8 रुपया किलो। 2 रुपया किलो खरीदा जाएगा, 8 रुपया किलो बेचा जाएगा, यानी इसमें 6 रुपया का अंतर जो आ गया, उससे क्या होगा? उससे सरकार का राजस्व क्या होगा? बढ़ेगा। यही हुआ यहाँ पे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान यहां जैविक खाद बनाने की बात की गई है। घरेलू अपशिष्ट, गीला कचरा, सूखा कचरा का रिसाइकल, रिड्यूज और रीयूज किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा गंदगी भारत छोड़ो अभियान।
और आप जानते हैं कि सबसे स्वच्छता रैंकिंग अभी जारी हुई है, तो सबसे स्वच्छ क्षेत्र यानी शहर कौन सा चुना गया है? इंदौर, है ना। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, सर्वाधिक स्वच्छ, वायु प्रदूषण भी कम, जल प्रदूषण भी कम, सब एक बेहतरीन शहर। एमपी में कुछ चीजों पर विशेष फोकस की जा रही है, यूपी में भी इन चीजों को थोड़ा सा आधार बनाया जा सकता है, जैसे गोवर्धन योजना या गंदगी भारत छोड़ो अभियान या और भी ढेर सारी योजनाएं हैं जिनको यूपी में भी लागू कराया जा सकता है, यहां से लाभ लिया जा सकता है। इसीलिए लास्ट में मैं बोल रहा हूं कि बाबा जी क्या करेंगे मालूम नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। हो गया जी। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं। एक और देख लेते हैं आपका स्वएम योजना। स्वएम योजना, स्वएम योजना कब शुरू की गई? स्वएम योजना का प्रारंभ हुआ असम के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट योजना यही है कि असम के द्वारा हुआ। सारे राज्य कोविड-19 के दौर में रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो असम ने भी काम किया। कोविड-19 के दौर में रोजगार देने के लिए, रोजगार की उपलब्धता के लिए, कोविड-19 के दौर में रोजगार की उपलब्धता के लिए स्वयं योजना लाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि भाई अगर आप 18 साल से ज्यादा है, पहली शर्त है, कुछ शर्तें भी हैं, 18 वर्ष से ज्यादा अगर आप हैं और 40 साल तक कम है, 40 साल तक के युवा है, खास करके 40 से 45 साल, 40 से 45 साल की अगर आप युवा हैं, जैसे 40 से 45 साल के युवा राहुल गांधी जी हैं, शर्त यह कि 18 से लेकर के 40 से 45 साल के युवा हैं और इसके साथ साथ आपको कितना दिया जाएगा? आपको सरकार 50,000 रुपया देगी। 50,000 क्या दिया जाएगा? रुपया दिया जाएगा। भैया तो नहीं ना कि 5 लाख 10 लाख रुपया दिया जाए तभी बिजनेस करेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार 50,000 की आपको मदद करेगी और आप क्या करेंगे? इस 50,000 रुपया से लेकर के स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? स्वरोजगार को आप बढ़ावा देंगे। समझ में आ गया? स्वमेव योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कोविड-19 के दौर में रोजगार की उपलब्धता के लिए शुरू की गई है। 18 से 40 से 45 वर्ष के युवा इसमें भागीदारी कर सकते हैं। 50,000 रुपया आपको दिया जाएगा। किसके लिए? स्वरोजगार के लिए, यानी सरकार आपकी ये सहायता करेगी और न्यूनतम योग्यता भी होगी। ऐसा नहीं कि न्यूनतम योग्यता में क्या होगा? हाई स्कूल, मेट्रिकुलेशन, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे ले लें भाई। अगर आप 18 से 40 50,000 रुपया दिया जा रहा है तो फिर सरकार भी तो आपसे कुछ अपेक्षा करेगी कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट लेके आए, हाई स्कूल पास है, इसका मतलब कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है। अब थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई की है तो इसका मतलब कि आपके दिमाग का लेवल ठीक ठाक है, बेहतर काम कर सकते हैं। हो गया? आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। चलिए, राष्ट्रीय रबी अभियान सन 2020 हाल का चर्चा में रहा विषय। एक और देखिएगा, राष्ट्रीय रबी अभियान सन 2020, राष्ट्रीय रबी अभियान सन 2020
इसका उद्देश्य क्या है समझिए पहले तो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना। रबी मतलब गेहूं ना, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। और इसके साथ साथ क्या किया जाएगा? इसके साथ साथ गेहूं के साथ साथ सरसों भी लगाई जाती है ना, सरसों, कामा, मोटा अनाज भी जोड़ा गया, यानी ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार बाजरा मक्का, सरसों होगा, ज्वार बाजरा मक्का होगा, इसके उत्पादन को बढ़ाओ। उसके साथ साथ हाँ तिलहन, तिलहन तो यहां भी हो जाएगा ना, यानी तिलहन और मोटा अनाज भी, सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि तिलहन का उत्पादन हुआ, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि, आप जानते हैं कि सन 2024-25 तक हम तिलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास यानी कि हम दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे यहाँ उत्पादन तो सबसे ज्यादा होता है पर खपत भी ज्यादा होती है, तो इतना ज्यादा क्यों ना उत्पादन कर दिया जाए, क्योंकि अपने देश के लोग वहीं से प्राप्त कर लें सब कुछ, हमें किसी दूसरे देश की आवश्यकता न पड़े। यही तो है जी। जल्दी से लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय रबी अभियान सन 2020-21 किसने शुरू किया? अगर पूछ दिया तब क्या होगा? अरे किसने शुरू किया? हमारे कृषि मंत्री शुरू करेंगे। और कौन शुरू करेगा? कौन? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। तैयार हो गया? अगला देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है अगला, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। हो गया? आगे देखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहां पर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आत्महत्या संबंधित रिपोर्ट, की आत्महत्या संबंधित रिपोर्ट। आत्महत्या संबंधित रिपोर्ट भी जारी हुई है। और कोविड-19 के दौर में ढेर सारे लोगों के रोजगार छिन गए, आप जानते हैं, कहीं न कहीं से लोग परेशान थे, हैं भी। एक बड़ा वर्ग जो इस कोविड-19 के दौर में आजीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण परेशान, डिप्रेशन में चला गया। और सरकार ने लॉकडाउन बिना बताए करके लोगों के बचत खाते, सेविंग अकाउंट में जो थोड़ी बहुत सेविंग थी उसे भी खर्चा करवा दिया। और 3-3, 4-4 बार जब लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी हमारे एक जानने पहचानने वाले ठीक ठाक होटल चलाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने लास्ट में आकर के सेकंड के बाद सब्जी की दुकान डाल दी। हमने पूछा, चाचा यह क्या है? उन्होंने कहा, बेटा अब होटल तो चलने से रहा तो कुछ भी किया जाए, मतलब आराम से सोना वोना पहन करके एकदम बैठ करके पैसा गिनते थे, जो सब्जी की दुकान पे आ गए। यानी भारत का असंगठित क्षेत्र इस कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, खास करके इस निर्णय से कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। लॉकडाउन सही था, मैं नहीं कहता गलत था, परंतु उसे एकदम सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका।
जिसका प्रभाव भारत के असंगठित क्षेत्र पे सबसे ज्यादा पड़ा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट जब आई तो इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा आत्महत्या, सर्वाधिक आत्महत्या किसने किया? सर्वाधिक आत्महत्या, सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले लोग कौन? सर्वाधिक आत्महत्या करने वाले लोग मजदूर। कौन से मजदूर? दिहाड़ी मजदूर। मजदूर मतलब दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर मतलब समझते हैं, जानते होंगे आप यार। दिहाड़ी मजदूर का मतलब रोजाना दैनिक काम के हिसाब से जो खा रहे हो। आप बताइए, कोविड-19 में जब सब कुछ बंद हो गया, कोई काम नहीं करवा रहा था, तो क्या इनके पास कुछ ऑप्शन था? इनका भी परिवार है ना। सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचा, न किसी प्रकार की योजनाएं थी। पैसा ऊपर से आता था, नीचे बट जाता था, ऐसा लाभ किसी को नहीं मिला। इनकी संख्या बढ़ करके 23.4% चली गई। भारत में सबसे ज्यादा पहले किसान आत्महत्या करते थे। किसान और मजदूर ही तो आत्महत्या करते हैं, सरकार किस लिए है? संविधान का आर्टिकल 38 की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, वेलफेयर राष्ट्र बनाएंगे। आर्टिकल 39 और 46, गरीब से गरीब व्यक्ति को संसाधन का वितरण समान रूप से किया जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ डैश 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 छोड़िए, जाने दीजिए। सर्वाधिक आत्महत्या दिहाड़ी मजदूरों ने किया 23.4%। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक आत्महत्या करने वाली महिलाएं हैं। महिलाओं ने भी आत्महत्या किया। महिलाओं ने आत्महत्या की। और यह महिलाएं कौन सी थी? घरेलू महिलाएं। घरेलू महिलाएं। अरे सीधी सी बात है, महिलाओं ढेर सारे डिप्रेशन, घर का प्रेशर, उसके बाद अगर आय के साधन कहीं उपलब्ध न हो पाए और परिवार पूरी तरीके से किसी तरीके से कट रहा हो कोरोना काल में, तो क्या होगा? खाना जब खाने के लिए नहीं रहेगा ना, तो करेंगे क्या? आत्महत्या किया महिलाओं ने भी। और एक चीज और, महिलाओं के घर को बिगाड़ने में या फिर महिलाओं की आत्महत्या करने में उसके मायके वालों का भी बहुत खासा हाथ होता है। हाँ, राजा जनक की तरह बनने का प्रयास करें। खास करके जो महिलाएं हैं उनके घर वालों को समझाएं कि शादी के बाद राजा जनक की तरह बनने का प्रयास करें कि अगर बिटिया घर से विदा हो चुकी है तो उसकी मदद करेंगे हम। हाँ, मदद करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मदद करेंगे, परंतु उसे आत्मनिर्भर बना करके, उसको अपने आप पे, अपने मायके वालों पे डिपेंड न करके। परिवार जब बिगड़ता है तो आत्महत्या का कारण बनता है। और परिवार बिगाड़ने में 3-3, 4-4 घंटे बात करके उसके परिवार वाले, मायके वाले कुछ लोग होते हैं जो प्रभावित करते हैं। चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, खास करके घरेलू महिलाओं को समझना पड़ेगा कि जहां तक की बातें हैं, जहां तक रहे तो वही अच्छा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आत्महत्या संबंधित रिपोर्ट में सबसे ज्यादा महिलाएं और मजदूर और छात्रों ने भी खूब आत्महत्या की। भविष्य ही नहीं दिख रहा है। सन 2016 की वैकेंसी सन 2020 में पेपर किया जा रहा है और उसके बाद कितने लोग ओवर एज होकर निकल गए। ओवर एज का मतलब नहीं कि 16 वाले 20 में दे देंगे। अरे, पढ़ाई का एक समय होता है, इस दिमाग की क्षमता का एक समय होता है। साहब, आज का पेपर अगर 5 साल बाद ले लेंगे ना, तो शायद आज जितना हमें याद हो सकता है उतना याद 4 साल बाद नहीं हो पाएगा। 4 साल बाद कंफ्यूजन रहेगा, हम पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, फिर से पढ़ाई में वापस आने में समय लगेगा। इस सब चीजों को सरकार नहीं समझ रही है। टाइम टेबल कोई निर्धारित ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं। कम से कम यह तो मालूम होना चाहिए कब पेपर होगा, कब फार्म आएगा, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। कोई फाइनल ही नहीं होता। आरओ का रिजल्ट देखे होंगे, पेपर का हुआ आया, आंसर की, पीसीएस का आंसर की। अरे साहब, ऐसे ऐसे बनाने वाले होते हैं लोग जो पेपर बनाने में 8 से 10 गलतियां कर देते हैं। 8 से 10 गलतियां आयोग जो जिस पर छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, बाद में साहब आप हटा लेंगे कोई बात नहीं, परंतु जिन लोगों का होने के चांसेस जो वह हटने के कारण बाहर चले जाएंगे, तो पहले ही ऑथेंटिक आंसर दीजिए, ऑथेंटिक क्वेश्चन दीजिए ना। समझने वाले नहीं है ये लोग। हम लोगों का भविष्य दांव पे, इन लोगों को मजाक दिखता है। चलिए ठीक है,
हो गया। और सबसे ज्यादा केंद्र शासित बिहार में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो रही है 44 बिहार में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 44.7% बिहार में आत्महत्या करने वालों की दर चल रही है। समझना पड़ेगा, सरकार नहीं चेती तो इसका परिणाम बहुत ही देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। लिख लीजिएगा जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आज रहने देते हैं इतना। ठीक, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चूंकि आज आपके कमेंट नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन कमेंट भी किया करिए। ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग बताइए कि हाँ क्या और हो सकता है, या फिर क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्लास में कुछ नया, कुछ इनोवेशन और किया जा सकता है। आपके सुझाव भी जरूरी है, क्योंकि हमने कहा ना यह छोटा सा परिवार, इस छोटे से परिवार में प्रत्येक सदस्य से सलाह ली जा सकती है और आप सक्रिय सदस्य के रूप में हैं जी। नए रहें चाहे पुराने रहें, पुराने तो मान लीजिए कि इस आधार स्तंभ है इस चैनल का, इस परिवार का। नए लोग जुड़ते रहें और कृपया आप लोग और लोगों से भी बताते रहें कि चीजें और बेहतर तरीके से हों। यह बंद नहीं होने वाला, लोग बंद हो जाएंगे, यह बंद नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कल क्लास में नए कुछ मुद्दों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।